हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप इंडिया नीम में। दोस्तों, अगर आपने इसे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, चैप्टर नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। तो चैप्टर नंबर आप जानने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान लेसर एल्डर के पोजीशन के लिए अल्केमिस्ट बैटल करता है। इस कंपटीशन में जियान को रैंक 9 का पिल रेडी करना था। जियान लास्ट पार्ट में रैंक 9 के पिल को रेडी कर लेसर टावर का एल्डर बन जाता है और इसके बाद पिल टावर भी अलायंस के लिए मान जाते हैं। अब सभी लास्ट पार्ट में पेविलियन ऑफ फॉलन स्टार आ जाते हैं मीटिंग करने के लिए। यहाँ पर हु यून भी आते हैं जो कि एंसेस्टर है वैली ऑफ बर्निंग फ्लेम के और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। जियान भी इन्हें देखकर कहता है ये सेंट क्लास 1 स्टार पे है, डाउस रैंक 1 स्टार और ये जियान से भी स्ट्रॉन्गर है। वैली ऑफ बर्निंग फ्लेम भी काफी ओल्ड फ्रैक्शन है और ऐसा लगता है कि ये भी अपने पावर को काफी लंबे समय से छुपा रहे थे। मास्टर यालव एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि ये अभी भी जिंदा होंगे। इनके पीछे टांग जेंग और टांग हाउ दोनों ही खड़ी होती है। मास्टर यालव इन्हें देख कहते हैं, ओल्ड मैन, आपने सेंट लेवल तक ब्रेक थ्रू कर लिया। इस पे ये हंसते हुए कहते हैं, जब मैंने ये किया था तब मैं लगभग मारा ही गया था। अब ये जियान की ओर देखते हैं। जियान भी इन्हें देख कर ग्रीट करता है। जियान को ये देख कहते हैं, क्या तुम वही जियान हो? तुम मेरी ग्रैंड डॉटर के लिए सही हो। ये सुनकर टांग हाउ का फेस रेड हो जाता है। जियान भी यहाँ पे थोड़ा इम्बैलेंस फील करता है। अब जबकि ये दोनों फ्रैक्शन आ गए हैं, फिर पिल टावर का वेट होता है। जियान ऊपर की ओर आगे स्काई में देखता है। फिर इसे फर्स्ट एल्डर और बाकी दिखते हैं। एंसेस्टर हु यून जब फर्स्ट एल्डर को देखते हैं तो ये भी काफी सरप्राइज होते हैं कि ये भी यहाँ पे आने का डिसाइड कर लिया। ऐसा लगता है कि आज जियान ने इन सब ओल्ड मैन को इनके कब्र से खोद कर यहाँ पे इकट्ठा किया है। इस पे फर्स्ट एल्डर कहते हैं, ये मत कहना कि सिर्फ तुम ही यहाँ पे आने के लिए अलाउडेड हो। अब मास्टर यालव कहते हैं, अब जबकि सभी यहाँ पे आ गए हैं फिर हम आगे के मैटर को टेबल पे बैठकर डिस्कस करते हैं। अब सभी मुड़ते हैं और पवेलियन के मेन हॉल की ओर जाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा कैजुअल बातें करने और एक दूसरे को हाय हेलो बोलने के बाद सभी अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। मास्टर यालव अब कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी हॉल ऑफ सोल के रिसेंट एक्टिविटी पे नजर रखे होंगे। पिल टावर भी इनके हाथों काफी सफल किया है। फ्लावर फ्रैक्शन को स्पिरिचुअल स्काई फ्रैक्शन सप्रेस कर रहा था पिछले कुछ सालों से, मगर इसके पीछे भी हॉल ऑफ सोल का ही हाथ था। ओल्ड मैन हुनियू के पहले हॉल ऑफ सोल से काफी अच्छा रिलेशन था, मगर फिर भी इन्हें उनके वजह से काफी कुछ झेलना पड़ा था। मास्टर यालव इन तीनों फ्रैक्शन के बारे में और इनके बीच और हॉल ऑफ सोल के बीच का प्रॉब्लम को अच्छे से जानते हैं। ये बात जियान भी सही से नहीं जानता। अब आगे मास्टर यालव कहते हैं, अभी कुछ समय पहले स्पिरिचुअल स्काई फ्रैक्शन और बाकी फ्रैक्शन मिलकर एक अलायंस बनाए थे पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार को डिस्ट्रॉय करने के लिए और इसके पीछे भी हॉल ऑफ सोल का हाथ ही था। मगर मैं और जियान हम दोनों ही हॉल ऑफ सोल के जानी दुश्मन हैं। सभी इनकी बातों पर सर हिलाते हैं। मास्टर यालव कहते हैं, हम इसीलिए अलायंस को बनाना चाहते हैं ताकि हम उनसे फाइट बैक कर सके। अब ये सुनकर एंसेस्टर हु यून कहते हैं, अलायंस तो ठीक है, मगर क्या इससे हमारे इंटरनल अफेयर्स भी अफेक्टेड होंगे? इस पे मास्टर यालव कहते हैं, अलायंस जब बनेगा फिर ये इक्वल टर्म्स पे ही बनेगा। हर एक साइड इक्वल होगा। कोई भी साइड किसी भी तरह का एडवांटेज गेन नहीं करने वाला है। मतलब कि यहाँ पे इस अलायंस को कंट्रोल कौन करेगा? इसे ही मास्टर यालव कहते हैं, कोई भी फैक्शन इसे कंट्रोल नहीं करने वाला है। ये अलायंस इक्वल टर्म पे ही होगा। इसमें सभी इक्वल्स होंगे। ये सुनकर सभी थोड़ा रिलैक्स होते हैं। ये जानते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कोई भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करने वाला था। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर कोई रूल करे और एक दूसरे को ऑर्डर दे। अब जियान यहाँ पे कहता है, इस अलायंस में हमारा फ्रैक्शन दो तरफ से काम करेगा, अटैक और डिफेंस के तौर पे काम करेगा। हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जब भी कोई प्रॉब्लम अराइज करेगा, कोई भी अकेले हॉल ऑफ सोल से फाइट बैक नहीं कर सकता है और इसलिए हमें एक अलायंस का जरूरत भी है। अब ये सुनकर फ्लावर फ्रैक्शन से क्वीन फेरी पूछती है, जब एक बार अलायंस बन जाएगा फिर इसे रन करने के लिए एक हेड तो चाहिए ही होगा, नहीं तो कोई भी डिसीजन बन नहीं सकेगा। ये सुनकर अब सभी काफी शांत हो जाते हैं। अब मास्टर यालव कहते हैं, जबकि हमने इस अलायंस के बारे में कहा था तो फिर मैं इसके लिए पोल रेस करूंगा ताकि हम अपने हेड ऑफ अलायंस को चुन सके। मास्टर यालव यहाँ पर खुद को इस अलायंस के हेड के पोजीशन से दूर रखते हैं। अब इनकी बातों को सुनकर यहाँ पे सभी काफी हैरान होते हैं। कोई भी यहाँ पे नहीं सोच रहा था कि मास्टर यालव पीछे हट जाएंगे हेड ऑफ पोजीशन से। जियान आगे कहता है, डोंट वरी, तीनों फ्रैक्शन के हेड इस अलायंस के डिप्टी हेड बनेंगे। अगर कोई भी हेड ऑफ अलायंस के बातों पे राजी नहीं होगा फिर वो खुद का प्रपोजल सामने रख सकता है। इसकी बातों पर क्वीन फेरी कहती है, हेड ऑफ पोजीशन उस पर्सन को बनना चाहिए जिसके पास पावर काफी ज्यादा हो। हेड ऑफ पोजीशन उस पर्सन को बनना चाहिए जो काफी ज्यादा पावरफुल हो और साथ ही उसका रेपुटेशन आउटसाइड में काफी अच्छा हो। मैं इस पोजीशन के लिए फिट नहीं हूँ, मगर हुनियू भी इस पोजीशन के लिए फिट नहीं है। ये पावरफुल तो है मगर ये काफी ज्यादा इंपल्सिव है, तो ये इस रोल के लिए सही नहीं होगा। यहाँ पे सबसे फिट इस पोजीशन के लिए मास्टर यालव और साथ ही फर्स्ट एल्डर पिल टावर से हैं। ये सुनकर फर्स्ट एल्डर कहते हैं, ये प्रपोजल तो काफी अच्छा है मगर मैं इस रोल के लिए अब काफी ओल्ड हो चुका हूँ। अगर ये अलायंस पीसफुल लाइफ जीने के लिए होता तो फिर मैं सोच भी सकता था, मगर अब जबकि मेरा खून काफी ज्यादा ठंडा हो गया है फिर मैं इस रोल के लिए सही नहीं हूँ।
इसके लिए यालाओ ही बेस्ट रहेगा। अब ये सुनकर किंग फेरी कहती है तो इस बार अब तुम इससे बच नहीं सकते हो, तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना ही होगा। अब ये सुनकर मास्टर यालाओ कहते हैं अगर सभी यही चाहते हैं तो फिर ठीक है, मैं इस पोजीशन के लिए मान जाता हूँ, मगर कोई अगर अच्छा पर्सन फ्यूचर में आगे आता है फिर मैं अपने पोजीशन को उसे दे दूंगा। अब इस पे एंसेस्टर हुयून कहते हैं अब जबकि सब कुछ डिसाइड हो गया है फिर अब एक ही काम रह जाता है, नाम डिसाइड करना अलायंस का। अब इस पे एंसेस्टर हुयून कहते हैं नाम काफी दमदार होना चाहिए, कुछ ऐसा नाम जो कि लोगों को सुनकर समझ में आए कि ये काफी पावरफुल है, जैसे कि ऑलमाइटी राइटियस हॉल। थोड़ा सोचने के बाद फर्स्ट एल्डर कहते हैं हमारा एनिमी हॉल ऑफ सोल है, तो फिर सोल इज लाइक अ हॉल, हेवन इज लाइक अ पैलेस, तो सेक्रेड पैलेस कैसा रहेगा? ये सुनकर जियान कहता है इसे थोड़ा सिंपल लगते हैं, हेवनली पैलेस कैसा रहेगा? ये सुनकर फर्स्ट एल्डर कहते हैं सुनने में ठीक ठाक लग रहा है। सभी इस नाम के लिए राजी हो जाते हैं। अब जबकि इनका अलायंस फॉर्म हो गया है फिर अब ये सभी ड्रिंक कर इसे सेलिब्रेट करते हैं। सभी यहाँ पर ग्लास को ऊपर रेज करते हैं और चीयर करते हैं। इतने में ही यहाँ पे टेबल के बीच में ब्लैक फॉग अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है और इस ब्लैक फॉग से आवाज निकल कर आता है हेवनली पैलेस, अच्छा नाम है, मैं सोच रहा हूँ कि क्या तुम यूं ही कब तक एंजॉय कर सकोगे। अब ये सुनकर जियान काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, यहाँ पे हॉल ऑफ सोल आ चुके हैं। ब्लैक फॉग यहाँ पे कंटिन्यूअस फैल रहा होता है, ऐसा लगता है कि इस बार हॉल ऑफ सोल का हेड खुद ही पर्सनली यहाँ पे चलकर आया है। ये सुनकर ब्लैक फॉग से आवाज आता है मैं हेड नहीं हूँ, मुझे डिप्टी हेड कहोगे तो अच्छा होगा। जियान यहाँ इस ब्लैक फॉग को देख समझ जाता है कि इस ब्लैक फॉग के अंदर कोई पर्सन नहीं है बल्कि इसके अंदर उस पर्सन का शैडो है सिर्फ। अब जियान इससे कहता है क्या तुम डरपोक हो, आना ही था तो खुद ही आते, इस तरह से यहाँ पे आने का क्या मतलब है? ये सुनकर अब ये कहता है जियान तुम पहले हो जिसने मुझे इतने सालों में डरपोक कहा है, हालांकि मुझे तुम्हारा करंट अचीवमेंट काफी सरप्राइज करता है, अगर मुझे पता होता तो फिर मैं खुद ही जाकर सिया क्लैन को डिस्ट्रॉय कर चुका होता। अब ये सुनकर जियान कहता है मैं ये बात काफी बार सुन चुका हूँ, अब जबकि तुम यहाँ पे सिर्फ नॉनसेंस बातें करने आए हो तो फिर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पे रहने का जरूरत भी है। अब जियान अपने हाथों को ऊपर कर रहा होता है इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए, इस ब्लैक फॉग को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इससे पहले कि जियान इसे डिस्ट्रॉय कर पाता ये फॉग से एक मिरर निकलता है और इस मिरर के अंदर एक प्रिजन दिखता है और इस प्रिजन के अंदर एक मैन है जिसके हाथ पैर दोनों ही चेन से बंधे होते हैं। ये हॉल ऑफ सोल का बंदर यहाँ पे टाउसे जेट के लिए आया होता है। ये देखकर अब जियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसका बॉडी से ऑरा भी निकलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ इस हॉल में सभी टेबल चेयर से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जियान के ऑरा से। अब जियान इस पर्सन को देखकर कहता है फादर। जियान यहाँ पे काफी गुस्सा हो जाता है, इतना कि इसके आंखें पूरे तरीके से लाल हो चुका है और साथ ही किलिंग ऑरा भी इसके ऑरा से काफी इंक्रीज कर जाता है। जियान इस पर्सन को अपने हाथों से इसे किल करना चाहता है। अब ये पर्सन हॉल ऑफ सोल से यहाँ पे सोल टाउसे जेट मांगता है। जियान जानता है कि अगर ये इसे टाउसे जेट दे देता है फिर इसके फादर बचेंगे नहीं। ये टाउसे जेट जियान के फादर के लिए एक तरह का लाइफ इंश्योरेंस है। जियान जानता है कि अब जियान कहता है अगर मेरे फादर को कुछ भी हुआ तो फिर मैं इस टाउसे जेट को गू क्लैन के हाथों में दे दूंगा, फिर इसके बाद से तुम इस टाउसे जेट को भूल ही जाना। ये सुनकर ये बंदा हॉल ऑफ सोल से कहता है इस टाउसे जेट के कारण ही मैं तुम्हारे फादर को आज छोड़ रहा हूँ और इसी कारण से ये अब तक जिंदा भी है। जियान के फादर अब तक इस टाउसे जेट के कारण ही जिंदा है। एक बार जियान इसे खो देता है फिर इसका फादर बचने वाले नहीं है। हालांकि ये पर्सन को यहाँ पे आने से पहले ही फर्स्ट यांगजो ने वार्न कर दिया था कि ये सब ट्रिक जियान पे काम करने वाला नहीं है, मगर फिर भी ये ट्राई करना चाहता था। अब ये बंदा कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस अलायंस को बनाकर मेरे सामने एरोगेंट बन सकते हो? तुम ये मत समझना कि हॉल ऑफ सोल से तुम फाइट भी कर सकते हो। एक बार जब तुम हॉल ऑफ सोल के रियल पावर को देखोगे तो फिर तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम कितने गलत हो। अब ये पिल टावर के एल्डर से कहता है हम तुम्हारे एल्केमिस्ट पे काफी समय से नजर रखे हुए हैं, अब मुझे मत कहना अब आगे जो भी कुछ होने वाला है। और हाँ, फ्लावर फ्रैक्शन ऑफ वैली ऑफ बर्निंग फ्लेम, इस वॉर से तुम दोनों को दूर ही रहना चाहिए अगर तुम दोनों खुद के फ्रैक्शन को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हो तो फिर। ये सुनकर फर्स्ट एल्डर, क्वीन फेरी और साथ ही हुयून ये सभी काफी ज्यादा टेंस हो जाते हैं। अब जैन इसके बातों से काफी बोर हो जाता है और फिर कहता है जाओ और जाकर बता दो सभी को कि फ्यूचर में मैं हॉल ऑफ सोल और हुन क्लैन से सभी मेंबर को मार दूंगा। अब जियान अपने हाथों को स्क्वीज करता है और फिर ये ब्लैक फॉग डिसअपीयर हो जाता है। जाने से पहले ये बंदा कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? हमने तुम्हारे एंसेस्टर सिया स्वांग को भी मारा था, तो तुम क्या चीज हो? तुम सिर्फ और सिर्फ सेंट 1 स्टार पे ही हो। इसके जाने के बाद मास्टर यालाओ कहते हैं लगता है कि हमारे ऊपर हॉल ऑफ सोल काफी समय से नजर बनाए हुए है, नहीं तो ये पर्सन यहाँ पे आता ही नहीं। ऐसा लगता है कि अलायंस से हॉल ऑफ सोल काफी डर रहे हैं। जियान भी कहता है ये तरीका हॉल ऑफ सोल का डील करने का नहीं है, आज से पहले कभी भी हॉल ऑफ सोल का डिप्टी हेड सामने नहीं आया था। अब ये सुनकर हुयून भी कहते हैं मैंने कभी भी पहले इसके बारे में नहीं सुना था। ये कहते हैं ऐसा लगता है कि इस पर्सन का पावर सेंट 3 स्टार पे होगा, तभी तो ये हमारे डिफेंसर को तोड़कर यहाँ तक पहुंच पाया है, नहीं तो इसका शैडो यहाँ पर नहीं आ पाता। अब जियान पूछता है अब जबकि अलायंस का इशू सॉल्व हो गया है फिर क्या किसी को और भी कुछ पूछना है? सभी एक दूसरे के फेस को देखते हैं। ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है कि ये अपना माइंड को यूं ही इजीली चेंज कर दे। अब जियान कहता है अब जबकि सब कुछ सेटल हो गया है फिर हम सभी को अपने फ्रैक्शन के बीच वार्म होल को रेडी करना होगा ताकि हम रीइंफोर्समेंट को सेंड कर सके और हमारे बीच में कम्युनिकेशन भी बेहतर हो सके। अब एक बात तो है कि अब जबकि ये अलायंस बन गया है फिर अब फ्यूचर में शांति तो नहीं रहने वाला है। अब ये कहते हैं हमें डिले नहीं करना चाहिए, हमें जाकर वार्म होल्स को रेडी कर देना चाहिए। अब जब सभी चले जाते हैं और जब ये सभी इस न्यूज को पब्लिकली अनाउंस करते हैं फिर स्काई पैलेस के बारे में
पूरा सेंट्रल प्लेन ही काफी ज्यादा केओस में डूब जाता है। ये चारों फ्रैक्शन का काफी ज्यादा रेपुटेशन है पूरे सेंट्रल प्लेन में, और जबकि ये चारों एक साथ आ पाए हैं फिर ये काफी बड़ा फोर्स बनकर उभर सके हैं। पिल टावर जो कि काफी सालों से शांत था अब ये भी ज्वाइन कर लिया है। पिल टावर जब चाहे तब पावरफुल एक्सपर्ट्स को कॉल कर सकता है। इनका अलायंस स्पिरिचुअल रिवर अलायंस से काफी टाइम स्ट्रॉन्गर है। अब लोग सोचते हैं कि इस अलायंस का पावर कितना ज्यादा ग्रो करेगा अगर ये हॉल ऑफ सोल जैसे फ्रैक्शन से फाइट करते हैं। तो फिर सभी बातें करने लगते हैं कि अब एक फ्रैक्शन का जन्म हो गया है जो हॉल ऑफ सोल से फाइट भी कर सकता है। काफी फ्रैक्शन और सेक्ट इस न्यूज को सुनकर काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। फ्यूचर में बहुत ही कम फ्रैक्शन होंगे जो इस तरह के पावर को झेल सकेंगे। जो भी फ्रैक्शन और पर्सन को ये अलायंस सेफ्टी देने का वादा करेगा उस फ्रैक्शन और पर्सन को काफी बेनिफिट होगा। अब जबकि ये न्यूज काफी तेजी से फैलता है फिर पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार के गेट पे काफी लोग आकर जमा हो जाते हैं इस अलायंस को ज्वाइन करने के लिए। मास्टर याला और जियान के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करते। यहाँ पे गोल हॉल ऑफ सोल से फाइट करने का है। ये लोग इसलिए आए हैं ताकि ये स्ट्रॉन्ग अलायंस को ज्वाइन कर सके, मगर एक बार जब ये अलायंस वीक हो जाएगा फिर ये छोड़कर भी निकल जाएंगे। अब तक पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार का इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को सीनियर फेंगी हैंडल करते हुए आ रहे थे। इनका हैंडलिंग एबिलिटी काफी अच्छा है मास्टर याला से। इनके ही देख रेख में पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार का टेरिटोरी और रेपुटेशन काफी इंक्रीज किया है, मगर इनका मास्टर यालो से पावर और साथ ही रेपुटेशन काफी कम है। मास्टर यालो इनके लिए काफी एल्डर्स को अपॉइंट भी किए थे इनके काम को स्मूथ करने के लिए। अब मास्टर यालो इनका फिर से हेल्प लेते हैं अलायंस के लिए, और टाइम के साथ कुछ फ्रैक्शंस भी अलायंस को ज्वाइन करते हैं। अब अलायंस का भी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। काफी हार्ड वर्क के बाद वर्म होल भी बनकर अब तैयार हो जाता है। अब ये रीइंफोर्समेंट को इजीली सेंड कर सकते हैं। अब तक हॉल ऑफ सोल कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इन सब न्यूज को सुनने के बाद भी ये चिंता का विषय है, आखिरकार हॉल ऑफ सोल इतना शांत क्यों है। अब ये अलायंस हॉल ऑफ सोल की एक्टिविटी पे भी नजर रखना स्टार्ट कर देते हैं। अब जबकि ये अपने एनिमी को चुन चुके हैं फिर इन्हें पता होना चाहिए कि इनका एनिमी क्या कर रहे हैं। अब 2 वीक के बाद हॉल ऑफ सोल के 2 न्यू ब्रांचेस को डिस्कवर कर लिया जाता है। हालांकि इनका साइड भी थोड़ा लॉसेस को झेलता है इस सर्च के दौरान, मगर इन्हें इन्फॉर्मेशन मिल ही जाता है। जियान ये सुनकर इन ब्रांचेस को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय करना चाहता था, मगर ये फिलहाल के लिए खुद पे काबू रखता है। मगर जब बैटल स्टार्ट होगा फिर हॉल ऑफ सोल को काफी एडवांटेज होगा। इनके पीछे अभी भी पावरफुल फोर्स है हुन क्लैन। अलायंस पावरफुल है मगर फिर भी हॉल ऑफ सोल को अभी भी काफी एडवांटेज है। जब अलायंस हॉल ऑफ सोल के न्यू ब्रांचेस के बारे में पता कर रहे थे तो फिर साइड से ये एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट का टीम तैयार कर रहे थे। इन टीम का टास्क था कि ये हॉल ऑफ सोल के अटैक को रोके सोल कलेक्ट करने से, और साथ ही इन टीम्स का काम था कि अलायंस के टेरिटोरी पे पेट्रोलिंग भी करे। जो भी कुछ भी गड़बड़ हो उसे अलायंस में रिपोर्ट करे। अब 1 महीना बीत जाता है अलायंस के बनने के बाद से। इस 1 मंथ में अलायंस काफी डेवलप करता है। अब जियान, क्वीन मेडुसा, पॉइजन गर्ल काफी लंबे समय के बाद में एक साथ बैठकर बात भी कर रहे होते हैं। बीच में ये काफी ज्यादा बिजी हो गए थे। मास्टर यालाव कहते हैं अब तक हॉल ऑफ सोल से कोई भी हरकत नहीं है। मुझे लगता है कि वो भी प्यूरिफाइंग फ्लेम और डीमन लोटस का वेट कर रहे हैं इसका सामने आने का। यह सुनकर जियान कहता है उन्हें इस बारे में कैसे पता चला। मास्टर यालाव कहते हैं हुन क्लैन को इसके बारे में हमेशा से ही पता था, और प्यूरिफाइंग फ्लेम और डीमन लोटस फर्स्ट टाइम अपीयर नहीं हो रहा है। हुन क्लैन एक एशियन क्लैन है, इस तरह के रिकॉर्ड्स को वो रखते ही होंगे। इस फ्लेम के सामने आने में सिर्फ और सिर्फ 9 महीने ही रह गए हैं। हॉल ऑफ सोल भी पावरफुल पर्सन को सेंड करेंगे इसे पाने के लिए, तो हमें भी अपने पावर को इंक्रीज करना होगा। इस पर जियान कहता है इतने कम समय में एक सेंट क्लास के वॉरियर को डेवलप कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। इस पर मास्टर कहते हैं क्वीन मेडुसा एक 7 कलर पाइथन है। अगर इसे काफी एनर्जी मिले तो फिर ये ब्रेक थ्रू कर सकती है, और इसका फिजिकल बॉडी भी काफी अच्छा है। अगर ये ब्रेक थ्रू कर पाती है फिर हमारा चांस काफी इंक्रीज कर जाएगा, मगर ये एनर्जी कहाँ ये फाइंड करें। मास्टर यालाव कहते हैं एक जगह है जहाँ पे क्वीन मेडुसा को हेल्प मिल सकता है। वहाँ पे फ्रैगमेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ 9 स्ट्रिप भी ये पा सकती है। अगर ये लकी रही तो फिर ये अपने एसेंस को इवॉल्व कर एसेंट हेवनली सेपरेट किंग के लेवल तक पहुंच सकती है। अब ये सुनकर दोनों ही काफी सरप्राइज होते हैं। अब ये दोनों ही पूछते हैं कहाँ पे। मास्टर यालाव कहते हैं सेरिन सोर्स, जो कि अंडरग्राउंड 9 हेडेड पाइथन के टेरिटोरी में आता है। अगर हम डीमन फ्लेम को सबड्यू करना चाहते हैं तो फिर उससे पहले तुम्हें वहाँ पे जाना होगा। जियान टीचर की बातों को सुनकर काफी हैरान होता है। मास्टर कहते हैं ये मत समझो कि तुम जबकि अब सेंट लेवल पे पहुंच गए हो तो फिर तुम इस फ्लेम को ऑब्जर्व कर सकोगे। टॉप 3 हेवनली फ्लेम, तुम्हें क्या लगता है कि ये इतना सिंपल होगा इसे ऑब्जर्व करना? ये टॉप 3 हेवनली फ्लेम इतना फ्राइटिंग है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। मास्टर बताते हैं कि जब तुम ट्रेनिंग कर रहे थे तो फिर मैं बुक्स में इसके बारे में इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहा था। ये डिमोनिक फ्लेम 1000 ईयर्स में एक बार ही आता है और अब तक कोई भी इसे सबड्यू नहीं कर सका है। जब ये फिल्म सामने आता है तो फिर कॉन्टिनेंट के टॉप एक्सपर्ट्स इसके पीछे जाते हैं, मगर फिर भी इस फिल्म को अब तक कोई भी ऑब्जर्व नहीं कर सका है। अब जबकि ये टॉप एक्सपर्ट्स सक्सेसफुल नहीं हो सके तो फिर क्या तुम सक्सेसफुल हो सकोगे? अब जियान पूछता है तो फिर क्या इस सेरिवेल में कुछ है जिससे इसका कोई हेल्प हो सकेगा? अब मास्टर यालाव एक स्कोर को निकालते हैं और बताते हैं कि ये सेरिन सोर्स 9 इन पिल को बना सकता है। जब तुम डिमोनिक फ्लेम को ऑब्जर्व करोगे तो फिर इस पिल को यूज कर इस पिल को उस फ्लेम के बॉडी में डाल देना ताकि वो फ्लेम वीकेंड हो जाए और तुम्हारा चांस काफी इंक्रीज कर जाएगा इसके साथ। हालांकि इसके लिए तुम्हें एक की इंग्रेडिएंट्स चाहिए होगा और वो है क्रिस्टल ऑफ सोर्स ऑफ ब्लड, और ये सिर्फ और सिर्फ सेरिन स्प्रिंग के अंदर ही मिल सकता है, तो तुम्हें वहां पे जाना ही होगा। जियान इस स्कोर को देखता है और अपना सर हिलाता है। जियान के लिए ये फ्लेम काफी इंपॉर्टेंट है। ये इस फ्लेम के पीछे करीबन 10 साल से इसके पीछे पड़ा है। पहले भी जियान हेवनली फ्लेम को ऑब्जर्व करने के लिए पिल का यूज करता था, मगर अब जबकि ये इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है इसने कभी
कभी भी सोचा नहीं था कि इसे अभी भी इस तरह के ट्रिक्स का यूज करना होगा। अब जबकि इसके पास कोई और रास्ता नहीं है, फिर इसे ये करना ही होगा। मास्टर कहते हैं कि तुम 3000 बर्निंग फ्लेम ऑफ मेलेनिया को इस डिमोनिक फ्लेम से कंपेयर नहीं कर सकते हो। तुम इसे इस तरह से समझ सकते हो कि लास्ट सेंट जो इसे एब्जॉर्ब कर रहा था वो सेंट 9 स्टार पे था और वो भी इस फ्लेम को एब्जॉर्ब ना कर सका। जब वो सेंट इस फ्लेम को एब्जॉर्ब कर रहा था तो फिर वो रिकॉइल के दौरान मारा गया। ये सुनकर जान काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि ये फ्लेम सच में इतना ज्यादा पावरफुल है। लगता है कि जान को अब पिल का यूज करना ही होगा। सेरेन स्प्रिंग को 9 अंडरग्राउंड के लोग गार्ड करते हैं। ये काफी अंडरग्राउंड में लोकेटेड है। वो लोग इसे एक तरह के होली थिंग के जैसे मानते हैं। इस सेरिन का वाटर काफी ज्यादा डार्क और कोल्ड एनर्जी से भरा हुआ है। इस तरह का ट्रेजर उनके लोगों के लिए ट्रेनिंग के लिए काफी अच्छा होता है। अगर वहाँ पे क्वीन मेडुसा इवॉल्व हो सकी तो फिर यह हेवनली सेपरेट किंग के ब्लड को भी अचीव कर सकेगी। मास्टर यालो को इस बात पे पूरा विश्वास होता है कि क्वीन मेडुसा का पावर इस जर्नी के दौरान पक्का ही इंक्रीज करेगा। हालांकि वहाँ पे 9 हेडेड अंडरग्राउंड पाइथन है और उनके पावर को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। मगर जियान के पावर के साथ है उनके ट्राइब में कुछ ही है जो जियान को डिफीट कर सकते हैं, मगर वो सभी ओल्ड मैन जल्दी सामने नहीं आते हैं। मास्टर यालाव कहते हैं अब हमारे अलायंस के साथ हमें उनसे डरने का जरूरत नहीं है। ये सुनकर जियान कहता है फिर हम कल ही निकलते हैं। फिर जितना जल्दी ये थिंग को अचीव कर सकता है इसे कर लेना चाहिए। आखिरकार प्यूरिफाइंग फ्लेम और डीमन लोटस के पहले इसे एक पिल भी रेडी करना होगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जियान और क्वीन मेडुसा, स्नेक गर्ल और पॉइजन गर्ल सभी एक साथ निकलते हैं। पहले जियान को बीच टेरिटोरी में जाने में काफी दिन लगते थे, मगर अब जबकि ये इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है अब बीच रीजन में आने में इसे आधा दिन से भी कम समय लगता है। अब बीच रीजन में आने के बाद जियान यहाँ पे बॉर्डर पे रुकता नहीं है, ये डीप में इस रीजन के जाता है। 9 हेडेड अंडरग्राउंड पाइथन का रियल ट्राइब अंडरग्राउंड में रहते हैं। इनका नंबर दूसरे ट्राइब से काफी ज्यादा है, मगर इनके एल्डर ये समझ जाते हैं कि अगर इनका नंबर यूं ही बढ़ता रहा तो फिर इनका ब्लड लाइन का पावर भी गायब हो जाएगा और अगर इनका ब्लड लाइन चला जाता है तो फिर काफी ज्यादा इनका ट्राइब का सिचुएशन खराब हो जाएगा। ब्लड लाइन को लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी हुआ इनका ट्राइब में। बिना ब्लड लाइन के इनका ट्राइब का नीचा गिरना तय है। एक टनल जो कि 9 हेडेड पाइथन तक जाता है और यहाँ पे कुछ डिफेंस भी होते हैं। अब जियान यहाँ इस टनल के पास आ चुका होता है। जियान को यहाँ पे कुछ आवाज सुनाई देता है। एक ग्रुप इस टनल की ओर आगे बढ़ रहा होता है। ये लोग एशियन निंजा ड्रैगन से हैं। जियान इन्हें देख काफी सरप्राइज होता है। जियान के बॉडी के अंदर ड्रैगन और फेनिक्स ब्लड लाइन है तो ये इन्हें सेंस कर सकता है। ऐसा लगता है कि जिया इन्हें सेंड की है, मगर यहाँ पे ये क्यों है? जियान यहाँ पे अब सोचने लगता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या काम होगा इनका यहाँ पे। और इसके साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।